नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नागेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून फॉर ऑल। मित्रों, इस चैनल के माध्यम से हम विधि संकाय या विधि शास्त्र या विधि व्यवसाय से संबंधित छोटी छोटी लेकिन मोटी बातों पर चर्चा और परिचर्चा करते हैं। आज जिस विषय वस्तु को केंद्र बिंदु बनाकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं चर्चा और परिचर्चा करने के लिए है, वो कोर्ट फी से संबंधित है। मित्रों, कई बार ऐसा होता है कि हम कोर्ट फी किसी और जुरिडिक्शन वाले कोर्ट में फाइल करना होता है, परंतु चालान जो बनता है वो किसी और जुरिडिक्शन वाले कोर्ट का बन जाता है। या कोर्ट फी जुडिशियल स्टैंप जो हम खरीदते हैं उसमें गलती हो जाती है, नाम लिखने में या कुछ और चीज़ों को भरने में गलती हो जाती है, या फिर जो हम चालान बनाते हैं वो किसी और जुरिडिक्शन वाले कोर्ट का बन जाता है। तो ऐसे कंडीशन में जो हमारा कोर्ट फी होता है उसको रिफंड कैसे करें, क्योंकि उसका उपयोग हम नहीं कर सकते। अब इस बात को समझाने के लिए आप उलझ गए होंगे कि ये किस प्रकार की बात हो रही है। मैं एक उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए आपको एक सूट, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट फाइल करना है, ठीक है। अब आपने इसे जूनियर डिवीजन के सामने फाइल करने के लिए बनाया, ठीक है। जूनियर डिवीजन, याद रखिए, अब सिविल कोड जूनियर डिवीजन की जो पिक्यूनरी जुरिडिक्शन है होती है वो मात्र 5 लाख रुपए होती है। अब 5 लाख रुपए तक की वैल्यू वाले सूट जो होते हैं ना, वो सिविल कोड जूनियर डिवीजन के पास फाइल कर सकते हैं। और 5 लाख से 1 करोड़ के बीच का जो वैल्यूएशन होता है उसकी अधिकारिता, उस सूट के सुने जाने की अधिकारिता सिविल कोड सीनियर डिवीजन के पास होती है, यानी वरिष्ठ वर्ग के पास होती है। तो आपको एक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट फाइल करना है। आपने उसे जूनियर डिवीजन यानी कि सिविल कोड जूनियर डिवीजन जज के पास प्रोड्यूस करने के लिए ड्राफ्ट कर दिया, ऊपर की हेडिंग वगैरह सब आ गई। अब आपने इसमें गलती क्या की कि जैसा कि मैंने पहले बताया कि जो सिविल कोड जूनियर डिवीजन जज का जो जुरिडिक्शन होता है वो मात्र 5 लाख होता है। आपने क्या किया, बनाया सिविल कोड जूनियर डिवीजन जज के सामने पेश करने के लिए शूट, लेकिन उसमें जो वैल्यूएशन थी वो 50 लाख के आसपास आपने कर दी। यानी कि आपने उसमें डैमेजेस वगैरह सब क्लेम कर लिया, डैमेजेस क्लेम कर लिया। जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का कॉन्ट्रैक्ट था उसके अनुसार उस एग्रीमेंट की जो वैल्यू थी उसको भी ऐड कर लिया। तो इस प्रकार ये सारा चीज़ें ऐड करते हुए आपके सूट का वैल्यूएशन जो हो गया वो 50 लाख हो गया, या मान लीजिए 25 लाख हो गया। तो सूट तो आपने कहाँ फाइल करने के लिए बनाया था, सिविल कोर्ट जूनियर डिवीजन जज के पास, लेकिन वैल्यूएशन आपने कितना कर दी, 25 लाख कर दी। अब यहाँ पे भी आपका ध्यान नहीं गया। आपने क्या किया कि इस सूट को फाइल करने के लिए आपने 25 लाख रुपए के हिसाब से कोर्ट फी मंगा लिया। यानी कि कोर्ट फी दोस्तों 2 प्रकार से भरी जाती है। या तो कोर्ट फी जुडिशियल स्टैंप खरीद लिया जाता है और उसको सूट के साथ जोड़ दिया जाता है, या फिर बैंक में चालान भर देते हैं। चालान भर देते हैं मतलब कि अगर आप जूनियर डिवीजन जज के सामने फाइल करना चाहते हैं तो उनका जो पर्टिकुलर अकाउंट होता है, सिविल कोर्ट जूनियर डिवीजन, इनका एक पर्टिकुलर अकाउंट होता है। उस अकाउंट में जाके पैसा जमा करते हैं और बैंक आपको चालान दे देता है, ठीक है। चालान कैसा होता है ये देखिए, ये एक चालान का प्रारूप है। तो इस तरह किसी भी SBI में जाते हैं आप, वहाँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, और जिस कोर्ट में आपको सूट फाइल करना होता है उसका जो कोर्ट फी होता है
उसे आप बैंक में जमा कर देते हैं उस कोर्ट के अकाउंट में, और आपको एक चालान मिल जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे गलती क्या हुई कि सूट का वैल्यूएशन था 25 लाख रुपए, तो ज्यूरिडिक्शन, पिक्यूनरी ज्यूरिडिक्शन के हिसाब से इसको कहाँ जाना चाहिए था? सीनियर डिवीजन के पास। लेकिन सूट जो ड्राफ्ट हुआ था वो जूनियर डिवीजन के लिए था। ठीक है, पूरी तैयारी थी कि जूनियर डिवीजन के पास ही फाइल करना है, जबकि जूनियर डिवीजन का जो ज्यूरिडिक्शन है वो मात्र 5 लाख है। तो ये 25 लाख के वैल्यूएशन वाला सूट जूनियर डिवीजन के पास नहीं चल सकता है, ये ध्यान में नहीं आया। और आपने 25 लाख के वैल्यूएशन के हिसाब से कोर्ट फी भी भर दिया या और बैंक से चालान ले लिया। अब जब आप सूट फाइल करने गए, रजिस्ट्रार ने जब उसको चेक करना शुरू किया, तब उनको समझ में आया कि अरे आपका क्लेम तो 25 लाख रुपए का है और हमारे पास ज्यूरिडिक्शन सिर्फ 5 लाख का है, तो ये सूट तो यहाँ फाइल हो ही नहीं सकता। अब कोर्ट फी चालान की बात आ गई कि आपने चालान भी जो है वो गलत भर दिया है। तो अब ऐसी कंडीशन में सूट तो आप फाइल नहीं कर पाओगे, सूट आपको सीनियर डिवीजन में ही फाइल करना पड़ेगा अगर 25 लाख का यानी 5 लाख से ऊपर का क्लेम है आपका। तो ये मसला तो ठीक है, इसको आप ड्राफ्टिंग में उसको अमेंड करके फिर से नया सूट बना सकते हैं, परंतु जो चालान आपने भर दिया है, जो कोर्ट फी भर दिया आपने जूनियर डिवीजन के अकाउंट में, वो पैसा आप रिफंड कैसे करोगे? वो कोर्ट फी आपको रिफंड कैसे मिलेगी? क्योंकि जूनियर डिवीजन कोर्ट सीनियर डिवीजन कोर्ट को पैसा ट्रांसफर नहीं करेगी, जूनियर डिवीजन से आपको वो रिफंड लेना पड़ेगा। तो कोर्ट फी रिफंड लेने का प्रोसेस क्या है, इसी विषय पर आज हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो मित्रों, ये तो बैकग्राउंड था, ये पृष्ठभूमि थी कि कोर्ट फी गलती से भर दी गई है और गलती से भर दी गई है, उसको सीनियर डिवीजन में भरना था लेकिन जूनियर डिवीजन में भर दिया गया। तो अब 25 लाख रुपए का मान लीजिए 20,000 रुपये, 25,000 रुपये आपने कोर्ट फी भर दिया है, अब उसको रिफंड कैसे लेंगे? तो मित्रों, इसके लिए 2 स्टेज में काम करना पड़ता है। पहला स्टेज ये है कि आप जो कोर्ट फी, जो मैं आपको एक फॉर्म दिखा रहा हूँ, इस फॉर्म के हिसाब से ये देखिए, इसमें जो IGR maharashtra.gov.in ये जो वेबसाइट है IGR की, है ना, इस वेबसाइट पे जाते हैं। वेबसाइट का लिंक जो देखिए नीचे दिया गया है, इस वेबसाइट पे जाकर सबसे पहले हम प्रारंभिक डिटेल्स भरते हैं। ठीक है, इस पे हो सकता है आपको अपना टेम्प्रोरी अकाउंट भी बनाना पड़े, साइन इन करना पड़े, है ना। पहले साइन अप करेंगे आप, उस पर अपना अकाउंट बना लेंगे, फिर आप साइन इन करेंगे। साइन इन करेंगे तो ध्यान रखिए इस वेबसाइट पे जाने पे कि हमेशा जिस व्यक्ति के नाम से कोर्ट फी भरा गया है उसी व्यक्ति को ये रिफंड मिलेगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि अगर आपने अपने क्लाइंट के नाम से कोर्ट फी भरा हुआ है तो आपके क्लाइंट को ही वो रिफंड मिलेगा। इसलिए सबसे पहला कदम क्या होता है कि आप IGR maharashtra.gov.in ये वेबसाइट है, इसके ऊपर जाएं, अपना अकाउंट बना लें। क्लाइंट के नाम से पैसे वापस आने हैं तो क्लाइंट का अकाउंट वहाँ पे बनाएं। ठीक है, एंट्री कर लें तो रिफ़ंड का एक फॉर्म आएगा, जो फॉर्म मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस फॉर्म को भली भांति फिलअप कर लें, इसमें सारी जानकारी दे दें। अगर कोर्ट फी रिफ़ंड लेना है तो उसमें एक चीज़ आती है कि भाई परताया मांगड़ी चेक कारण सुस्पष्ट करो, यानी कि आप रिफ़ंड क्यों लेना चाहते हैं इसका रीज़न दीजिए। तो जब आप रिफ़ंड, कोर्ट फी रिफ़ंड है, आपने गलती से भर दी है, तो हम लोग इसमें जनरली मिस्टेक चालान लिख देते हैं। क्या? मिस्टेक चालान ये लिख देते हैं। उसके बाद 2 फोटो रहना चाहिए आपके पास। आपका एक कैंसल चेक होना चाहिए जिस अकाउंट में आपको पैसा चाहिए, यानी कि क्लाइंट को, तो कैंसल चेक इसमें लगता है। उसके बाद एक रिवेन्यू का टिकट लगता है,
ठीक है ना। तो सबसे पहले ये सारे फॉर्म आप भर दीजिए, है ना। इसमें कुछ 3-4 पेजेस होते हैं जिनको भरना रहता है, उसको आप भर दें। इसमें एक प्रतिज्ञा पत्र भी होता है, ये प्रतिज्ञा पत्र मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस प्रतिज्ञा पत्र को आप भरें, एफिडेविट को, और इसको रजिस्टर्ड नोटरी करा लें। ये देखिए रजिस्टर्ड नोटरी किया हुआ है। ये सारा संकेत आपको उसमें वेबसाइट पे मिल जाएगा कि आपको क्या क्या करना है। तो ये सारी चीज़ें आप कर लें। उसके पश्चात 2-3 पेज और होते हैं जहाँ पे आपको रेवेन्यू डॉक्यूमेंट, रेवेन्यू टिकट चिपकाना रहता है, उस पर साइन करना रहता है, ठीक है ना। ये सारा काम करने के बाद मित्रों, इसके पीछे वो चालान लगाना ज़रूरी रहता है, जिसके द्वारा आप ये प्रूफ करेंगे कि आपने कोर्ट फी भरा हुआ है। ये देखिए एक चालान का प्रारूप है, ये इसमें भरा हुआ है ना। ये भी गलती से भर दिया गया था, इसलिए इसको रिफंड लिया जा रहा है। तो इस प्रकार सबसे पहले आप पहला स्टेप क्या करेंगे कि IGR के वेबसाइट पे जाएंगे। IGR का फुल फॉर्म में देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, IGR maharashtra.gov.in के वेबसाइट पे जाएं। वहाँ पे कोर्ट फी रिफंड के जो कॉलम होता है उसको चूज़ कर लें। वहाँ पे अपना जिस व्यक्ति के नाम से कोर्ट फी भरा गया है उस व्यक्ति के नाम से अकाउंट बनाएं। वहाँ पे उसके सारे फॉर्म्स को फिलअप करें। फिलअप करने के बाद उसका प्रिंट आउट निकाल लें। प्रिंट आउट निकालने के बाद उसमें फ़ोटो लगाएं। जो प्रतिज्ञा पत्र है, एफिडेविट का पार्ट है, उसको रजिस्टर्ड नोटरी करें। रजिस्टर्ड नोटरी करने के बाद उस पर जो एक रेवेन्यू टिकट लगता है वो ₹1 का, वो रेवेन्यू टिकट लगाएं। हर जगह क्लाइंट का सिग्नेचर कराएं और उसके पश्चात इसकी एक फ़ाइल बनाएं। फाइल बनाकर, है ना, ये सारे डॉक्यूमेंट जो हैं, इसमें कैंसल्ड चेक भी होगा, आपका फ़ोटो होगा, है ना, ये सारी चीज़ें चालान के साथ, ये सारी चीज़ों की एक फ़ाइल बना लें। एक फ़ाइल बनाने के बाद 2 फाइलें बनाएं, एक अपने पास रखें और एक फ़ाइल आपको सबमिट करनी है। कहाँ पे? जो आपका जुरिडिक्शन वाला जिला मुद्रांक अधिकारी का कार्यालय है। ये ज़्यादातर जिलाधिकारी कार्यालय के साथ ही लगा रहता है, ठीक है ना। तो जो आपके मुद्रांक जिलाधिकारी हैं, जिस शहर में आप रहते हैं, उनके जो मुद्रांक जिलाधिकारी हैं, है ना, मुद्रांक जिलाधिकारी के पास ये फाइल जमा की जाती है। जब ये जमा करने के बाद, ये फाइल उनको सबमिट करने के बाद उनसे रिसीविंग ले लें। रिसीविंग जैसे कि इसमें हमने लिया हुआ है, रिसीविंग ले लें। रिसीविंग लेने के बाद आप उनको फॉलो करना शुरू करें। मित्रों, ये प्रोसेस करने में ये लोग करीब 1 हफ्ते का टाइम लगाते हैं। 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ते का टाइम लगाते हैं। उसके पश्चात आपको एक नंबर दे दिया जाएगा आपकी फ़ाइल का, जिस ईयर में आपने ये रिफ़ंड के लिए क्लेम किया है, रिफ़ंड क्लेम किया है, उसका एक फ़ाइल नंबर आपको मिल जाएगा। अब उस फाइल नंबर से आप ट्रैक कर सकते हैं कि आपके एप्लीकेशन का स्टेटस क्या है। दूसरी चीज़, जब आपको फाइल नंबर मिल जाए तो उसी समय आप इनसे एक NOC का फॉर्मेट मिलता है। जी हाँ, ये एक नोटिस इशू करते हैं, एक रिक्वेस्ट लेटर इशू करते हैं, जो रिक्वेस्ट लेटर मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसी प्रकार का एक रिक्वेस्ट लेटर आपके मुद्रांक जिलाधिकारी जो हैं वो इशू करेंगे और इसके साथ एक NOC का फॉर्मेट देंगे। किसके नाम पर? उस कोर्ट के नाम पर जिस कोर्ट में आपका कोर्ट फी जमा हुआ है, जमा किया गया है, यानी कि सिविल कोर्ट जूनियर डिवीज़न, उसके पास देंगे। मेरा तो सिविल कोर्ट जूनियर डिवीज़न के पास है, तो उनके नाम पर एक रिक्वेस्ट लेटर देंगे और उसी के साथ NOC फॉर्मेट देंगे। कि जिस NOC फॉर्मेट देंगे, NOC फॉर्मेट किस लिए? कि वो इस कोर्ट को बताएंगे कि भाई ये चालान के अनुसार एक कोर्ट फी आपको भरी गई है 25,000 रुपये की, और इस 25,000 रुपये के रिफ़ंड के लिए हमारे पास क्लेम आया हुआ है। तो आप हमें NOC दें कि आपको इसमें कोई हरकत नहीं है, आपको इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप ये रिफ़ंड उनको दे सकते हैं। तो इसी का उनके पास एक फॉर्मेट होता है, वो फॉर्मेट आपको देंगे, आप उसको इनके पास लाकर जमा कर दें। किसके पास? कोर्ट के पास। कोर्ट के पास जो अधिकारी कौन है? रजिस्ट्रार, जो अधीक्षक होता है, उसके पास लाकर वो NOC और उनका लेटर लाके दे दें।
अब ये रजिस्ट्रार के हाथ के अंदर काम करने वाले उस अधिकारी का विशेष अनुकंपा होती है कि वो आपको एनओसी बना के कब देता है। मेरे केस में तो 5 या 6 बार वो मुझे बुला चुकी है, महिला अधिकारी हैं, 5 या 6 बार बुला चुकी हैं, लेकिन हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर वो मुझे एनओसी नहीं दी है अभी तक, इस वीडियो के बनाने तक। अब देखें कि वो मुझे एनओसी देती हैं या फिर मैं ये एक्नॉलेजमेंट मुद्रांक जिलाधिकारी के कार्यालय में जमा कर दूंगा और वो कार्यालय फिर कोर्ट के कार्यालय से अपना समन्वय स्थापित करके एनओसी इनसे मंगाएगा। अगर ये हाथों हाथ दे देती हैं तो आपका समय बच जाता है, नहीं तो ये लोग काफ़ी लंबा प्रोसेस खेलते हैं। ये तो आप जानते हैं कि जुडिशियल सिस्टम हो या पुलिस सिस्टम हो या कोई भी सिस्टम हो, अगर वो गवर्नमेंट से रिलेटेड है तो उसमें खेल तो होता है, और ये हो रहा है। खैर, ये हो गया। तो याद रखिए कि फाइल सबमिट करने के बाद वहाँ से एनओसी का फॉर्मेट लाकर कोर्ट में देना है। यदि आपने ये काम नहीं किया तो आपकी फाइल लटकी रहेगी, क्योंकि कोर्ट को ऑफिशियली ये पता नहीं चलेगा कि आपने रिफंड क्लेम किया है। तो आप रिफंड क्लेम करें, वहाँ पे फाइल सबमिट कर दें, सबमिट करने के बाद रिसीविंग करा लें फाइल की, और उनसे एनओसी का फॉर्मेट लेकर, रिक्वेस्ट लेटर लेकर कोर्ट में जमा कर दें रजिस्ट्रार के पास। अगर वो हाथों हाथ आपको दे देते हैं एनओसी, तो आप वापस ले जाकर मुद्रांक जिलाधिकारी के कार्यालय में उस एनओसी को दे दें। आपका महीने भर में वो पैसा रिलीज हो जाएगा और आपके क्लाइंट के अकाउंट के अंदर अकाउंट में जमा कर दिया जाएगा। अन्यथा आप इंतज़ार ही करते रहेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण प्रोसेस क्या होते हैं? 2 प्रोसेस होते हैं कोर्ट फी रिफंड लेने के। कोर्ट फी रिफंड लेंगे, पहला कि IGR के वेबसाइट पे जाइए, IGR-maharashtra.gov.in के वेबसाइट पे जाइए, रिफंड क्लेम से रिलेटेड जितने भी फॉर्म हैं वो फिलअप कर लीजिए। वहाँ पे फिलअप करने के बाद पूरे फॉर्म को आप डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद उसमें जो मैनुअली भरना होता है, आपका नाम, आपका एड्रेस, कितनी कोर्ट फी आपको वापस चाहिए, क्यों वापस चाहिए, क्या कारण है कि आप वापस ले रहे हैं, इस तरह की तमाम चीज़ें उसमें भरनी पड़ती हैं। उसमें एक एफिडेविट भी होता है, प्रतिज्ञा पत्र होता है, उस प्रतिज्ञा पत्र को भर लीजिए, उसको रजिस्टर्ड नोटरी करा लीजिए। उसके बाद लास्ट के पेज पे रेवेन्यू टिकट लगा के उस पर हर जगह अपना सिग्नेचर करिए। इसके साथ ही आप एक कैंसल्ड बैंक, आपके बैंक अकाउंट का एक कैंसल्ड चेक भी इसके साथ जमा करिए, ताकि उनको पूरा पता रहे। आपका IFSC कोड होता है, उसमें आपका अकाउंट नंबर होता है, बैंक का नाम होता है, आपका नाम होता है, ये सारी चीज़ें उसमें होती हैं, तो इनको सहूलियत होती है। इसके बाद उसकी 2 फाइलें बनाइए। एक फ़ाइल सबमिट कर दीजिए मुद्रांक जिलाधिकारी के कार्यालय में, दूसरे फाइल में आप रिसीविंग ले लीजिए, जैसा कि मैंने शुरू में दिखाया था। उसके 1-2 हफ्ते के बाद उनसे एनओसी प्राप्त करिए, एनओसी का फॉर्मेट और रिक्वेस्ट लेटर। वो एनओसी का फॉर्मेट और रिक्वेस्ट लेटर ले जाकर आप कोर्ट में जमा करिए रजिस्ट्रार के पास। फिर अगर वो हाथों हाथ दे देते हैं तो एनओसी आप लेकर हैंड डिलीवरी कर दीजिए मुद्रांक जिलाधिकारी कार्यालय में, तो आपका काम जल्दी से हो जाएगा। अन्यथा अब कोर्ट के पास समय रहेगा तो फिर वो अपना एनओसी मुद्रांक जिलाधिकारी को भेजेंगे, और जब तक मुद्रांक जिलाधिकारी को एनओसी नहीं भेजेंगे तब तक वो आपको पैसे रिलीज नहीं करेंगे। तो ये 2 प्रक्रियाएं होती हैं जो बहुत ही आवश्यक होती हैं कोर्ट फी रिफंड लेने के लिए। इसी प्रकार का जब आप स्टैम्प ड्यूटी रिफंड लेने जाते हैं, वो भी गलती से कभी कभी भर दिया जाता है, कहीं भरना होता है, कहीं और भर दिया जाता है। तो सेम प्रोसेस आपको लेना पड़ता है। फ़र्क बस इतना है कि यहाँ पे आप एनओसी का फॉर्मेट कोर्ट के पास ला के देते हैं और वहाँ पे रजिस्ट्रार के पास देना पड़ता है, जिस रजिस्ट्रार के यहाँ वो स्टैम्प ड्यूटी भरी गई होती है, जिस रजिस्ट्रार के नाम पे स्टैम्प ड्यूटी भरी गई होती है डॉक्यूमेंट को रजिस्टर्ड कराने के लिए। तो मित्रों, कोर्ट फी रिफंड क्लेम का ये जो विषय था, मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत स्पष्ट हो गया होगा। और आगे पहले तो मैं यही कहूँगा कि इस प्रकार की कभी कोई गलती न करें जिस प्रकार की गलती मेरे केस में हुआ है। और यदि हो भी जाए अनजाने में या किसी कारणवश अपरिहार्य परिस्थितियों में अगर हो जाए, तो इस प्रक्रिया का फॉलो करें। इस प्रक्रिया को फॉलो करने के पश्चात ही आपको वो पैसे वापस मिल पाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम एक नए विषय के साथ एक नई चर्चा और परिचर्चा का शुभारंभ करेंगे।
तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।